ये वक्त है 1909 का। एक डेनिश खोजकर्ता कैप्टन एस्नार मिकेल्सन एक शनन द्वीप में पूर्वी ग्रीनलैंड के लिए एक अभियान शुरू करता है, जहां से वो बदकिस्मती से डेनमार्क एक्सपीडिशन जो आधा अधूरा रह गया था उसे पूरा करने के लिए ट्रैक बनाता है। लेकिन इनका पहला प्रयास असफल रहता है और इसी प्रोसेस में उनका एक साथी जख्मी हो जाता है, जिसके लिए उसे उसके पैर की उंगलियां खो देता है। लेकिन ट्रैक पर मिकेल्सन दोबारा जाना चाहता है क्योंकि उसे इस बार पूरा भरोसा है उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि पहले ट्रैकिंग पर उसे एक मृत डेनमार्क अभियान सदस्य से एक लॉग और एक मैप मिला था, जिसके सहारे वो इस दौरे को पूरा करना चाहता है। लेकिन इस दूसरे दौरे में उसे कोई भी साथी इसके साथ जाना नहीं चाहते, जिस वजह से मिकेल्सन को एक अनुभवहीन इंजीनियर इवर इवर्सन के साथ आगे का सफर तय करना होता है। शुरुआत में मिकेल्सन इवर्सन से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसे -40 डिग्री में रहने के बारे में कुछ भी अच्छी तरह से पता नहीं है। लेकिन मिकेल्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से उसे आइवर्सन के साथ अपने सफर के लिए जाना पड़ता है। ये दोनों अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आइवर्सन अपने सीनियर मिकेल्सन के साथ दौरे पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो उन्हें अपना आदर्श मानता है, लेकिन मिकेल्सन उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। ये दोनों अपनी सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन सफर के बीच में ही आइवर्सन की एक छोटी सी गलती के कारण एक मामूली दुर्घटना हो जाती है, जिसमें इनके 2 हफ्ते का खाना वहीं गिर जाता है और आइवर्सन का प्रमुख कुत्ता व्योन की मृत्यु हो जाती है, जिसके प्रति उसकी एक खास अटैचमेंट होती है। सफर में भारी बर्फबारी होती है, जहां उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ता है। इसी बीच इवर्सन ने कैप्टन मिकेल्सन से अकेले ऐसे खतरनाक अभियानों पर जाने के कारण पूछता है। कैप्टन उसे बताता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसे देश के प्रति कर रहे हैं और ये उसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। और वो कहता है अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि अमेरिका जो ग्रीनलैंड के एक ऊपरी भाग पर अपना हक मानता है वो उससे कभी था ही नहीं और ये ग्रीनलैंड का एक अभिन्न अंग है। रात में कैप्टन मिकेल्सन ने आइवर्सन को जहाज पर मिली महिलाओं के एक समूह की तस्वीर को देखते हुए देखता है। इवर्सन काफी समय से अकेला है, वो उनमें से कई लोगों को पहले ही नाम दे चुका था। कैप्टन मिकेल्सन भी समूह की एक महिला की ओर इशारा करता है और उसे उसका नाम नाजा रखता है। इस सफर में इन्हें 84 दिन हो चुके थे। इवर्सन को दूर दूर तक अपने मिशन कंप्लीशन की कोई नजर नहीं आ रही थी। वो सोचने लगता है क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां ये लोग जाके रुक जाएंगे और जहाज पर वापस चले जाएंगे। कैप्टन मिकेल्सन आइवर्सन को भरोसा दिलाते हैं कि वो जरूर अपनी मिशन कंप्लीट करके जहाज तक अगस्त तक पहुंच जाएंगे। दोनों इसके बाद आगे अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद मिकेल्सन अपने दूरबीन के सहारे जगह को तलाशने लगता है। इसी वक्त उसे अपनी मंजिल मिल जाती है। इसके तुरंत बाद ही उन्हें एक कियन मिलता है। ये कियन उन खोए हुए सदस्यों द्वारा बनाया गया था। वहाँ वो डेनमार्क अभियान के नेता लेफ्टिनेंट माइलियस एरिससेन द्वारा छोड़े गए एक मैप और नोट्स को ढूंढने लगते हैं और यहाँ उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि अमेरिका जो लैंड पर दावा करता था वो अस्वीकार करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि पीरी चैनल मौजूद नहीं है। अपने मिशन कंप्लीशन से ये दोनों काफी खुश थे। ये दोनों जश्न मनाते हैं और अपनी वापसी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अपने बोट तक पहुंचने के लिए इन्हें और भी वक्त लगने वाला था। घर वापसी तक इनके पास पूरी तरह से खाना खत्म हो चुका था और इनके कुत्ते भी काफी थक चुके थे, जिस वजह से उनमें से एक की मौत हो जाती है। अपनी भूख से तंग आकर ये दोनों कुत्ते के लीवर को खाने का सोचते हैं, जिसके बाद ये दोनों उसके लीवर को गर्म पानी में उबालते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। जब ये दोनों उसके लीवर को खाते हैं तब कुछ ही देर में इन्हें उल्टियां होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों सभी को फेंक देते हैं। ये दोनों इसके बाद दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं। इसी दौरान रास्ते में एक दिन उन पर एक पोलर बियर का हमला होता है जो उनके सारे कुत्ते को मार देता है। वो पोलर बियर मिकेल्सन पर भी हमला कर देता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन आइवर्सन दूसरी ओर से आता है और पोलर बियर पर गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से पोलर बियर की वहीं मौत हो जाती है। ये दोनों अभी भी अपने मंजिल से 200 मील दूर है और पोलर बियर के हमले से इनके सभी कुत्ते मारे गए हैं, जिसके कारण इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। इस वजह से ये दोनों अपने जरूरतमंद सामान के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बाकी के सामान को यहीं छोड़ देते हैं और बाकी के रास्ते को कम से कम समय में पूरा करने के लिए ये दोनों एक खतरनाक लेकिन तेजी से पहुंचने वाले रास्ते को तय करते हैं। ऐसा करने से पहले वो एक पत्थरों का स्तूप निर्माण करते हैं और वहाँ उस सबूत को छोड़ देते हैं जहाँ उन्हें वो मिला था, ये सोचते हुए कि अगर वो जिंदा नहीं रहते हैं तो कियन को किसी अन्य पार्टी द्वारा ढूंढा जा सकता है और इस सबूत को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं और लगभग 2 महीने बाद ये लोग अपने टेंट पर वापस पहुंचते हैं।
जहाँ पे उनका जहाज था। वे मस्तूल को दूर से देखते हैं, लेकिन जब वो करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है जो जहाज के पुर्जों से बनाया गया है। उन्हें यहाँ पता चलता है कि उनका जो ग्रुप था उन्हें छोड़कर यहाँ से जा चुका है। इधर इनके शहर को दिखाया जाता है जहाँ इनका जो ग्रुप है सरकार के अधिकारी से बात कर रहे हैं कि उन्हें किन हालातों में अपनी जगह को छोड़ना पड़ा और जिसके तहत उन्हें जाने के लिए मजबूर किया गया था। और यहाँ ये एक बचाव मिशन की मांग करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री इसके खिलाफ फैसला करते हैं क्योंकि इन्हें मिकेल्सन और आइवर्सन के जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम थी, क्योंकि विशेष रूप से मिशन में मिकेल्सन के साथी की अनुभवहीनता को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया जाता है। इधर मिकेल्सन और आइवर्सन को दिखाया जाता है इन दोनों को यहाँ फंसे अभी 242 दिन से भी ज्यादा हो चुका था। ये दोनों उसी टेंट के सहारे सरवाइव कर रहे हैं। एक दिन मिकेल्सन को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसने जो कैन बनाया हुआ है उसे एक भालू आकर नष्ट कर देता है, जिससे सबूतों को नुकसान पहुंचता है। कैप्टन मिकेल्सन अपने सपने के बारे में इवर्सन को बताता है और केयन पर वापस चलने को कहता है। इसके बाद ये दोनों अगले दिन केयन पर वापस चलने का तैयारी करते हैं। इवर्सन यहाँ पे एक नोट छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन मिकेल्सन कहता है कि वो सर्दी से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिस वजह से उसे नोट छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों आगे के लिए निकल जाते हैं। 200 से भी ज्यादा दिन का सफर तय करने के बाद ये लोग दोबारा केन पर वापस पहुंचते हैं और मिकेल्सन यहाँ देखता है कि उसके सबूत सही सलामत है, लेकिन उसने जो सपना देखा था वो कई हद तक सच रहता है। मिकेल्सन सबूतों को अपने साथ टेंट पर वापस लाता है। जब ये दोनों कैबिन पे लौटते हैं तो ये पाते हैं कि कोई वहाँ गया है और एक खोजी दल द्वारा एक नोट भी छोड़ा गया है। इन दोनों के बीच एक छोटी सी टकराव होती है क्योंकि इवर्सन अपने पीछे एक नोट छोड़ कर जाना चाहता था, जिससे अगर उन्हें कोई ढूंढने आए तो उनकी जानकारी इन्हें मिल जाए, लेकिन मिकेल्सन उसे वहां मना कर दिया था। मिकेल्सन आइवर्सन से बहस करते हुए बाहर चला जाता है और गुस्से में तेजी से एक लकड़ी के स्लेज को तोड़ देता है। इवर्सन पहली बार कप्तान को इस तरह से टूटते हुए देख रहा था। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय इंतजार के। इधर मिकेल्सन के एक करीबी दोस्त जोगेनसन को दिखाया जाता है जो एक मंत्री को एक और बचाव मिशन में भेजने के लिए मनाने का एक और प्रयास करता है। इधर मिकेल्सन और आइवर्सन को दिखाया जाता है समय धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहा था। कप्तान मिकेल्सन यहाँ पता लगाता है कि इन्हें झोपड़ी में इनका दूसरा क्रिसमस बिता रहे हैं। उन्हें वहाँ रहते हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। रात का खाना खाने के दौरान इवर्सन ने एक मजाक की टिप्पणी में कहता है कि वह कैप्टन मिकेल्सन को खुशी से खाएगा अगर वे मरने से पहले उसके हाथ हटा दिए जाते हैं तो, क्योंकि केवल हाथ ही इंसानों को जानवर से अलग करते हैं। इस टिप्पणी से हैरान कैप्टन मिकेल्सन ने ज्यादा कुछ तो कहा नहीं, लेकिन उन्होंने पहले इस पर ध्यान दे दिया था और ये उनकी आंखों से झलक रहा था। इतने साल तक इस वीरान सुनसान जगह पर सिर्फ 2 लोग ही थे और ये लोग परेशान हो चुके थे कभी न खत्म होने वाली इंतजार से और अकेलेपन से। कैप्टन मिकेल्सन पूरी तरह से थक गया था और ये उस पर प्रभाव दिखाना शुरू कर चुका था। वो इवर्सन के कब्जे में एक तस्वीर से एक लड़की नाजा को अपने दिमाग के साथ खेलते हुए पाता है। वो देखता है कि नाजा उसे रेस्क्यू करने के लिए आई है। वह जल्द ही भ्रम में पड़ जाता है और इवर्सन पर भी शक करने लगता है। वो इवर्सन के बारे में अपने संदेह को उसके साथ साझा करता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह नाजा को और अधिक देखने लगता है, उससे बातें करने लगता है, उससे ज्यादा डांस करने लगता है। अकेलेपन का असर मिकेल्सन पर पूरी तरह से भारी हो गया था। इधर मिकेल्सन भी रोज पहाड़ी की चोटी पर जाता है और मदद के लिए रोज इंतजार करता है। उसे भी हेलुसिनेशन होने शुरू हो गए थे कि कोई उसके मदद के लिए आ रहा है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता। इन दोनों की उम्मीद दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी और इनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ती जा रही थी। इन्हें वो सब चीज दिखने लगे थे जो असल में है ही नहीं। इससे भी मिकेल्सन बीमार पड़ने लगता है। उससे गर्दन में एक घाव भी होने लगता है, जिससे उसे काफी निराश होती है और वो काफी हर्ट होता है। जिसके बाद वो इवर्सन को कहता है कि उसे इस दर्द से छुटकारा दे और इस घाव को काट दे। इवर्सन ठीक वैसा ही करता है जैसा मिकेल्सन ने कहा और ऑपरेशन के बाद मिकेल्सन एक लंबी नींद के बाद जागता है। वह कैप्टन मिकेल्सन को मुस्कुराते हुए इवर्सन द्वारा एक स्वागत किया जाता है। वो मजाक में कहता है कल रात नाजा उसके सपने में आई थी। ये सुनने के बाद मिकेल्सन काफी गुस्सा हो जाता है। वो यकीन नहीं करना चाहता कि नाजा उसकी एक इमेजिनेशन है। वो इस बात को सच मान लेता है कि इवर्सन और नाजा के बीच उसके बेहोशी के दौरान फिजिकल रिलेशन बने थे और वो इवर्सन पर बंदूक तान देता है। इवर्सन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और बंदूक दूर हटा दे। मिकेल्सन नाजा को भी देखता है उसे समझाते हुए,
लेकिन कैप्टन मिकलसन नाजा के चेहरे पर एक शॉट लगा देता है और जिसके बाद उसकी इमेजिनेशन गायब हो जाती है। इवर्सन इसके बाद बंदूक उससे छीन लेता है। मिकलसन अपने इस हरकत के लिए इवर्सन से माफी मांगता है। कुछ दिन गुजरने के बाद इनकी झोपड़ी पर एक दूसरे पोलर बियर ने हमला कर दिया था। इसी पीछे देखते हैं कि इनके बंदूक गोली ही नहीं बची है। दोनों इसके बाद एक तरकीब लगाते हैं और टेंट के अंदर से ही जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं, जिस वजह से पोलर बियर डर कर भाग जाता है। कुछ समय बाद जब ये दोनों सो रहे थे, कैप्टन मिकलसन को फिर से बाहर से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। वो इवर्सन को जगाता है और इवर्सन बंदूक उठाता है। भालू को दरवाजे के बाहर मानते हुए ये दोनों तरकीब लगाते हैं कि जैसे ही मिकलसन दरवाजा खोलेगा, इवर्सन को शूट कर देगा। और जब कप्तान मिकलसन दरवाजा खोलता है तो उन्हें झोपड़ी के बाहर जॉर्जेसन के साथ कुछ लोगों को खड़ा दिखता है। ये एक रेस्क्यू टीम थी जो मिकलसन और इवर्सन के लिए वहां आई थी। इन्हें ये यकीन नहीं होता है, इनके लिए ये एक सपने से कम नहीं था। 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद आखिरकार उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और ये दोनों अपने घर वापस जा रहे हैं। इन्होंने डेनिस अभियान में जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो सरकार को सौंपते हैं, जिसके बाद कप्तान मिकलसन और इवर्सन का एक राष्ट्रीय नायकों के रूप में स्वागत किया जाता है। सरकार दोनों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन करते हैं। दोनों यहाँ काफी नर्वस होते हैं, लेकिन मिकलसन इवर्सन को धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ सफर में ना होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होता। बैक स्टेज पर ही कप्तान मिकलसन नाजा को दोबारा दिखता है। वो अभी भी उसे एक इमेजिनेशन मानता है और कंफर्म करने के लिए वो इवर्सन से पूछता है कि क्या उसके सामने कोई एक लेडी दिख रही है। तो इवर्सन कहता है कि हाँ, मुझे दिख रही है। जिसके बाद मिकलसन को ये कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी इमेजिनेशन नहीं है। सामने से वो लेडी धीरे धीरे चलते हुए मिकलसन के पास आती है और गले मिलती है। इतने लंबे समय बाद अपने प्यार को पाकर मिकलसन काफी खुश होता है। वो इवर्सन से उसे मिलवाता है। मिकलसन उसे नाजा होम्स के नाम में परिचय कराता है। इवर्सन यहाँ शॉक्ड होता है क्योंकि ये वही नाम होता है जो मिकलसन ने उस ग्रुप फोटो में एक लड़की का नाम रखा था। दोनों इसके बाद फाइनली स्टेज पर जाते हैं। इसके बाद स्टेज पर सभी लोग इनका तालियों से स्वागत करते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एजनर मिकलसन द्वारा टू अगेंस्ट द आइस में बताई गई सच्ची घटना पर बनाई गई फिल्म है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।